हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हमारा यहाँ पर चल रहा है। लास्ट सेशन में हमने हेलो एरीन को बनाने की यहाँ पर कुछ मेथड्स पर बात करी थी। आज के सेशन में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे हेलो एल्केन्स। तो यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन हम लोगों ने देखा था, जिसमें कि आप लोगों ने हाइड्रोकार्बनों के इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा हेलो एरीन बन रहे थे, ये देखा था। साथ ही यहाँ पर अमीनो से सैंडमेयर अभिक्रिया के द्वारा भी आपका हेलो एरीन बनता है, ये हम लोगों ने देखा। आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन के भौतिक गुण। ठीक है, फिजिकल नेचर। सबसे पहले भौतिक प्रकृति क्या है। ठीक है, चलिए। तो भौतिक प्रकृति में मतलब कलर, स्टेट, इन सब चीजों की बात करेंगे आप। ठीक है, कैसे दिखता है आपको। चलिए, सो एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस इन नेचर इन इट्स प्योर स्टेट। क्या कहा गया है? जो आपके एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन होते हैं वो अपनी शुद्ध अवस्था में, यानी कि जो उनकी प्योर स्टेट है, उस प्योर स्टेट में वो कलरलेस होते हैं, यानी कि रंगहीन होते हैं। किसी भी प्रकार का रंग उनमें आपको दिखाई नहीं देता है। हाउएवर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर ऑन एक्सपोजर टू लाइट। जबकि जो आपके ब्रोमाइड और क्लोराइड होते हैं, ये तो जनरली है, जनरली जो आपके एल्काइल हैलाइड्स होंगे वो कलरलेस होंगे। ठीक है, प्योर स्टेट में। लेकिन यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? ब्रोमाइड और आयोडाइड। ब्रोमाइड और आयोडाइड क्या करते हैं? कलर डेवलप करते हैं ऑन एक्सपोजर टू लाइट, जब वो लाइट के एक्सपोजर में आते हैं। ठीक है ना। द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कलर इज द डिकम्पोजिशन ऑफ हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? हेलोजन का डिकम्पोजिशन होता है लाइट की प्रेजेंस में, दैट्स वाई ये क्या करते हैं? कलर डेवलप आपका करते हैं। ओके, चलिए नोट करिए, लिखिए। शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, किंतु ब्रोमाइड तथा आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। ठीक है ना, क्वथनांक किस तरह से आपका होता है इन सभी चीजों का। वी नो देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द कार्बन एंड हेलोजन एटम ऑफ एनी गिवन कंपाउंड रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ हाईली पोलराइज्ड मॉलिक्यूल। क्या समझे? देखो, क्या है आपके पास? सी और एक्स। आपने क्या बोला? इन दोनों पर आपका चार्ज डेवलप हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस तरह से चार्ज आ जाता है आपका। तो
हाईली जो उनके बीच में क्या बोलते हैं, चार्जेस का आपका डिफरेंस आ रहा है, वो आपको देखने को मिलता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, यानी हेलो एल्केन के, एल्किल हैलाइड के। द पोलैरिटी ऑफ द CH बॉन्ड एंड हायर मॉलिक्यूलर मास, क्या कहा जा रहा है, द पोलैरिटी ऑफ CH बॉन्ड, ये आपका कैसा है, ध्रुवित हो गया है, यानी कि पोलर है आपका मॉलिक्यूल, एंड हायर मॉलिक्यूलर मास इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल हाइड्रोकार्बन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द डेरिवेटिव्स ऑफ हेलोजन। अब हो क्या रहा है, देखो, जब आप किसी हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हो तो जनरली आपका RR है, ठीक है। जब आप बात कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड की तो आपका RX है। ये आपका हाइड्रोकार्बन है और ये हाइड्रोकार्बन से बना हुआ आपका एल्काइल हैलाइड है, जिसको आप हेलो एल्केन भी बोल रहे हो। इसके केस में क्या हो रहा है, एक तो पोलार हो रहा है, आपका जो बॉन्ड है पोलार, पोलार आपको दिखाई दे रहा है, नहीं उस पे ध्रुव बन रहे हैं, आपका ध्रुवित हो रहा है आपका मॉलिक्यूल। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड वहां पर डेवलप हो रहा है। इस केस में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा तो उससे क्या होता है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ती है, यानी उतना ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, एज कंपेयर टू दिस, इसका आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो द स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर forces of attraction are due to dipole and van der Waals interaction. Okay, the boiling point of haloalkanes and haloarenes depends upon the intermolecular forces of attraction. Hence, the boiling point of derivatives of chlorides, bromide, and iodides are comparatively higher than hydrocarbons of the similar molecular mass. क्या समझे कि इसकी तुलना में इसका, यानी कि एल्काइल हैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा या फिर मेल्टिंग पॉइंट होगा वो अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि वहां पर इंटरेक्शन आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, उसकी वजह से पोलैरिटी है, उस वजह से। देन द ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आर, सबसे ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट RI का होगा, यानी एल्काइल आयोडाइड, देन एल्काइल ब्रोमाइड, देन एल्काइल क्लोराइड, देन आपका एल्काइल फ्लोराइड। क्लियर है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। उच्च ध्रुवता व अधिक आणविक द्रव्यमान के कारण हेलो एल्केनों का अपने समतुल्य हाइड्रो कार्बन से क्वथनांक अधिक होता है, ठीक है। दूसरा, अगर अणु का आकार बड़ा है, ठीक है ना, अणु के आकार के बड़े होने से वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, वॉन डेर वाल फोर्सेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ रहा है। देन अगर एल्काइल ग्रुप आपका सेम है तो उस केस में आपका ये ऑर्डर फॉलो करते हैं, यानी RR सब जगह समान है ना, तो फिर आप ये फॉलो करेंगे। तो क्या कहा गया है, अधिक या आकार बड़ा होने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी
बल का मान बढ़ जाएगा तथा क्वथनांक अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स आर हायर देन देयर एनालॉगस एल्केन. Hello alkane will have a higher melting point than those alkanes which have the same number of carbon atoms as haloalkanes. Although again fluoroalkanes are exceptions, they show a lower melting point than their analogous alkanes. ठीक है ना? क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, जैसे आपने गलनांक से पहले क्वथनांक केस में पढ़ा कि जो क्वथनांक हैं हेलो एल्केन के वो अपने संगत हाइड्रोकार्बन से अधिक है। सेम वही रीजन यहाँ पर भी है आपका कि जो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक होंगे हेलो एल्केन के या एल्काइल हैलाइड के, वो उनके जो संगत आपके हाइड्रोकार्बन है उनसे अधिक होंगे। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक्सेप्शन के रूप में आपको फ्लोरो एल्केन देखने को मिलते हैं, एल्काइल फ्लोराइड्स, जिनके अपने संगत एल्केन से जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो कम होते हैं। ठीक है, तो यही आप यहाँ पर लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक हेलो एल्केन के गलनांक संगत या समतुल्य एल्केन से अधिक होते हैं। ठीक है, और फ्लोरो एल्केन इसका अपवाद। ठीक है, जिसके लिए दिया गया है फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मीथेन इज 122.5 डिग्री सेल्सियस while the melting point of tetrafluoromethane is 183.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये माइनस में है, ठीक है ना, -182.5 और -183.6, तो ये कम हो गया, वो आपका ज्यादा हो। चलिए डेंसिटी घनत्व की बात करेंगे तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एनी कंपाउंड। डेंसिटी घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ता है, आपको पता है। ठीक है ना, तो डेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके किसके, मास के, यानी कि द्रव्यमान के किसी भी यौगिक के। देयरफॉर एज द मास इंक्रीजेस डाउन द होमोलोगस सीरीज द डेंसिटी इंक्रीज। क्या कहा जा रहा है, एज द मास इंक्रीजेस डाउन द होमोलोगस सीरीज, कम जाते हैं श्रेणी में, आप जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपके द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, तो उसके साथ साथ घनत्व भी बढ़ेगा। ठीक है ना, thus the derivatives of fluorine are less dense than derivatives of chlorine and derivatives of chlorine are less dense than derivatives of bromine। अगर आप फ्लोरीन से आपका आयोडीन की तरफ भी चलें तो आप क्या देखेंगे कि फ्लोरीन जो है वो लेस डेंस है, उसका घनत्व तो कम है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आएगा उसकी तुलना में, और क्लोरीन जो होगा वो लेस डेंस होगा आपका ब्रोमीन की तुलना। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ब्रोमीन का द्रव्यमान फिर बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना, तो फ्लोरीन का कम होगा, क्लोरीन का उससे अधिक होगा, और ब्रोमीन का क्लोरीन और फ्लोरीन से भी अधिक होगा। एडिशनली density increases with the increase in the number of carbon and halogen atom। क्या कहा गया, योगात्मक रूप से समझिए या ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे या हेलोजन एटम की संख्या बढ़ेगी तो उस केस में आपका डेंसिटी भी बढ़ेगी। फर्दर मोर इट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक मास ऑफ द हेलोजन एटम, फॉर एग्जाम्पल रेफर टू दिस। ठीक है ना, बिलो डायग्राम यहाँ पर लिखा है, तो डायग्राम से भी आप समझ लेंगे जो आपकी बुक में है।
CH2Cl2 है आपके पास, इसका घनत्व है आपके पास 1.336, ठीक है, ग्राम पर मोल मिलीलीटर में, ग्राम पर ml में, ओके। देन CHCl3 है आपके पास एक, इसका है 1.489 ग्राम पर ml, ठीक है। तो आपने क्या देखा, यहां से यहां हम चले तो मास में वृद्धि हुई, मास में वृद्धि होगा आपका, तो इस केस में आपका क्या होगा, देखिए घनत्व में भी वृद्धि हो रही है, ठीक है। Generally, bromo, iodine, and polyhaloalkanes are heavier than water. The density of haloalkanes increases with an increase in the number of halogen atoms, carbon atoms, and atomic weight of halogen atom. ठीक है, क्या क्या कहा जा रहा है, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, तो आपका डेंसिटी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त अगर जो आपका हेलोजन एटम है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, उनमें वृद्धि हो रही है, तो आपका जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी। अगर हेलोजन एटम के वेट में वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, तब भी आपका डेंसिटी बढ़ेगी। क्लियर, चलिए नोट करिए। अब देखो, यहाँ क्लोरीन है या ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का वेट ज्यादा होता है क्लोरीन की तुलना में, बाकी तो नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम आपके सेम है। तो जो क्लोरीन का है वो आपका 0.89 है, कितना है 0.89, और ये आपका 1.33 समथिंग आता है ग्राम पर ml और ग्राम पर ml, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, कार्बन और हाइड्रोजन एटम अगर समान है दोनों जगह, तो आप क्या देखेंगे, अगर नंबर ऑफ हेलोजन एटम भी समान है, दोनों जगह एक एक हेलोजन एटम है, तो उस केस में आप देखेंगे कौन सा टाइप का हेलोजन, ठीक है ना। तो हेलोजन के एटम एटॉमिक मास में जो वृद्धि हो रही है, यानी वेट बढ़ रहा है, तो उससे आपका डेंसिटी भी बढ़, ठीक है। चलिए, चलिए सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता की बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके एल्काइल हैलाइड्स की। एल्काइल हैलाइड्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, अल्प विलेय होते हैं। इवन दो हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स आर पोलार कंपाउंड, जबकि आप जानते हो, आपने पढ़ा है पोलार डिजोल्व पोलार, अगर वाटर पोलार है तो उसमें घोले जाने वाला हेलोएल्केन भी यहाँ पर पोलार है, हेलोअरीन आपका पोलार है, लेकिन तब भी उनकी जो पोलैरिटी की होने के बावजूद भी जो उनकी सॉल्युबिलिटी है वो कैसी है, उतनी अच्छी नहीं है, स्लाइटली सॉल्युबल आप बोलो, यानी अल्प विलेय। दे आर इमिसिबल विद वाटर, कैसे होते हैं, अमिश्रणीय प्रकार के होते हैं। रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड एंड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन हेलोजन एंड द कार्बन एटम, ठीक है ना। जो आपका यहाँ पर CX बॉन्ड आप बोल रहे हो, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये पोलार है तो इसको इजीली सॉल्युबल हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं है, क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए और फिर इसका वाटर के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता यहाँ पर होती है, ठीक है ना। However, less energy is released when bond is formed after dissolution ion and water. Moreover, the stability of RX bond is very low in comparison to the bond formed in water molecules polarity difference. Okay? तो क्या कहा जा रहा है, however less energy is released when a bond is formed after dissolution of ion and water, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो आपका हेलो एल्केन और जल के अणु के बीच जो बॉन्ड बनेगा, उससे जो ऊर्जा निकलेगी वो बहुत कम होगी, ठीक है ना। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जो ये आकर्षण बल है, ये जल में उपस्थित मूल हाइड्रोजन आबंधों जितने क्या नहीं होते, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इस वजह से। ओके,
तो क्या समझे, देखो जब नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी होनी चाहिए जितने पुराने बॉन्ड की थी। पुराना बॉन्ड कौन सा था, जो यहाँ पर H2O में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके बीच में यहाँ पर जितनी स्ट्रॉन्ग था वो बॉन्ड, प्रबल प्रकृति का था, जितना स्टेबल वो था, अब जो यहाँ इनके बीच में बनेगा हेलो एल्केन और वाटर के बीच में, वो उतना प्रबल या स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है ना। उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसकी वजह से वो स्टेबल भी नहीं है, स्टेबल नहीं है, इतनी अच्छी स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो विलय नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप किसी सॉल्वेंट, अन्य ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं, जिसकी एल्काइल हैलाइड की, तो आपको देखने को मिलता है क्योंकि अब टूटने वाला बॉन्ड और बनने वाले बॉन्ड दोनों ही एक समान प्रकृति के हैं, यानी स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेता है, जिससे कि क्या होगा, आपका जो हेलो एल्केन है या अल्काइल हैलाइड है वो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा, किसमें, आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे, ठीक है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वाटर में सॉल्युबिलिटी कैसी है, लीस्ट सॉल्युबल है या स्लाइटली सॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कैसी है, अच्छी है, ठीक है, किसकी, हेलो एल्कीन की, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, जो भी आपका हेलो एल्केन्स हैं, जिनमें हमने क्या क्या फिजिकल नेचर पर बात की, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी पर बात की, ठीक है। आने वाले सेशन में केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।